हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान के जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इससे पहले उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हम टोटल 6 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और अगर क्लास की टाइमिंग बताएं, सुबह 10 बजे चलती है हमारी परीक्षावाणी की क्लास और रात 8 बजे चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कल हमारा आधुनिक भारत का आखिरी वीडियो आ जाएगा टॉपिक से रिलेटेड। और बाकी एक वीडियो आएगा मिक्स वाला, जिसमें मिक्स सवाल होंगे आधुनिक भारत के, जिसमें ज़्यादा फालतू एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे दिए जाएंगे आपको। और उत्तराखंड परीक्षावाणी का अगर हम देखें तो 11 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक चैप्टर और बचता है इसी सीरीज में, 22वां चैप्टर, उसको भी हम देख लेंगे। और परीक्षावाणी के 11 चैप्टर से चैप्टर नंबर 16 तक हम प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। टोटल 6 प्रैक्टिस सेट परीक्षावाणी के भी हो चुके हैं। और ये परीक्षावाणी का, ये हमारे उत्तराखंड का मिक्स प्रैक्टिस सेट है। मिक्स प्रैक्टिस सेट होते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जिसको भी आंसर पता है। तो पहला सवाल है आज का, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित हुआ? संगठन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था उसमें कंप्लीट डिटेल मैंने इसके बारे में बताई है आपको। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित हुआ? 1960, 1957, 1965 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है वो जरूर बताएं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का स्थापना वर्ष है 1965। और इसका उद्घाटन किसने करा था हमारे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का? तो इसका उद्घाटन करा था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब प्रधानमंत्री तो पहले थे ही, तो एक चीज़ और बताएं जी, जब हमारी आज़ादी के बाद पहली सरकार बनी थी तो पहले विदेश मंत्री कौन थे? अगर सवाल पूछता है तो भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, तुरंत जवाब दें। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो सरकार बनी थी तुरंत, तो उसके शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले बता चुका हूँ इस बारे में मैं। जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो आज़ादी जब हमें प्राप्त हुई थी तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? सभी लोग बताएं। तो शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आधुनिक भारत में इनके 2 पत्र पढ़े थे हमने, याद करें आप लोग। एक था अल हिलाल और अगला था अल बिलाग। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें। टोटल 9 वीडियो हो चुकी है हमारी आधुनिक भारत की, बस एक और वीडियो बचता है। और अगर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में बताया, अगर पूछे भैया ये बताइए नेहरू पर्वतारोहण के जो पहले प्रधानाचार्य थे, हेड, ये कौन थे? तो ये थे हमारे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का शॉर्ट में नाम है NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। शॉर्ट में अगर पूछे निम। अच्छा, हमने कुछ दिनों पहले परीक्षावाणी में प्रमुख संग्रहालय पढ़े थे, तो इसमें एक हमने संग्रहालय पढ़ा था हिमालयन संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय तो नेहरू पर्वतारोहण के अंतर्गत ही एक संग्रहालय है, हिमालयन संग्रहालय। और इसका स्थापना वर्ष भी क्या है? इसका स्थापना वर्ष भी है 1965। अगले सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल है आज का, गंगोत्री का या गंगोत्री धाम का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। सोमेश्वर देवालय, मार्कंडेय मंदिर, ऊखीमठ या इनमें से कोई नहीं। गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल किस मंदिर में स्थित है? सोमेश्वर देवालय,
मार्कंडेय मंदिर, ऊखी मठ, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता जरूर बताएं। गंगोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। गंगोत्री का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गंगोत्री मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है मार्कंडेय मंदिर। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बताएंगे हम, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मार्कंडेय मंदिर के किस गांव में अगर पूछेंगे तो वो गांव है हमारा मुखवा गांव। और एक गंगोत्री मंदिर है कौन से जिले में हमारे? ये हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। ये जो गंगोत्री मंदिर है इसका अन्य नाम अगर पूछें तो इसका अन्य नाम है भागीरथी मंदिर, क्योंकि गंगोत्री जो गोमुख से हमारी नदी निकलती है उसका नाम भी भागीरथी है। तो गंगोत्री मंदिर का एक अन्य नाम और क्या है? भागीरथी मंदिर। अगर पूछे इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, जो हमारा प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर है इसका निर्माण कराया है अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने। अगर पूछें हमसे एक सवाल कि बताइए जो गंगोत्री मंदिर है उसकी शैली क्या है, किस शैली में बना हुआ है, तो हमारा जो गंगोत्री मंदिर बना हुआ है छत्र पैगोड़ा शैली में बना हुआ है। किस शैली में? छत्र पैगोड़ा में बना हुआ है। अगर पूछें हमारे जो गंगोत्री मंदिर, देखिए शीतकाल में जब बर्फ़ पड़ेगी तो यहाँ के मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो पूछे अगर मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, तो ये मंदिर के हमारे कपाट खुलते हैं गंगोत्री मंदिर के अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। अगर पूछें कि ये बताइए जो हमारा गंगोत्री मंदिर है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 3048 मीटर की ऊंचाई पर। जिसने पुराने चैप्टर देखे होंगे उसको ज़रूर पता होगा। और इसी के पास में ये मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर भैरव घाटी भी है। भैरव घाटी भी है। तो भैरव घाटी के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भैरव घाटी में हमारी भागीरथी और जानवी नदी का संगम होता है। जानवी नदी का संगम होता है। अगर मैं आपको बताऊं भागीरथी नदी हमारी निकलती है गोमुख से, तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ थी उनका मैंने एक कोड बताया था आपको, RKJSA। ये सहायक नदियाँ किसकी हैं? भागीरथी की। आर से हो गया और रुद्र गंगा, के से हो गया केदार गंगा, जे से हो गया जानवी गंगा, और एस से हो गया सिया गंगा, और ए से हो गया औसी गंगा या असीम गंगा। अगर यहीं पर एक और अच्छा सवाल बनता है, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? यहाँ पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? यूरोप का निवासी कौन था? उसका नाम है J.B. फ्रेजर। J.B. फ्रेजर। J.B. फ्रेजर। अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। तीसरा सवाल है, किस नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है? गंगा, यमुना, सरयू, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग तुरंत जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। किस नदी का पौराणिक नाम, किस नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है? तो गंगा, यमुना, सरयू, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जरूर बताएं जिसको भी आंसर पता है। किस नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है? किस नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है? गंगा, यमुना, सरयू, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है कालिंदी किस नदी का अन्य नाम है? हमारी यमुना नदी का अन्य नाम है। किस नदी का? यमुना नदी। अब कुछ जानकारी मैं आपको यमुना नदी के बारे में बताता हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
अगर हमसे सवाल पूछें ये बताइए यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर से हमारी कौन सी नदी निकलती है? ये हमारी निकलती है यमुना नदी। पुराणों में इसका नाम एक तो कालिंदी तो है ही, क्योंकि पुराणों में जो बंदरपूंछ पर्वत था उसका उस पर्वत को कहते हैं कलिंद पर्वत। तो कलिंद पर्वत से जो नदी निकली या उनकी जो पुत्री हुई उसका नाम क्या हुआ? कालिंदी या कलिंदजा। एक और नाम है इनका कलिंद जा माने होता है पुत्री। अब इसके अन्य नाम और बताया। हमारी जो यमुना नदी है इनके अन्य नाम अगर पूछें तो यमुना को सूर्य की पुत्री, हमारे भगवान सूर्य की पुत्री, और यम की बहन, और हमारे श्री कृष्ण भगवान की पट रानी भी कहा गया इन्हें। श्री कृष्ण भगवान की पट रानी भी कहा गया इन्हें। ध्यान देंगे सभी लोग। अगर इस उद्गम हमने देख लिया, अगर राज्य में ये कितने किलोमीटर बहती है अगर पूछे तो राज्य में बहती है हमारे 136 किलोमीटर। देखिए हमारी जब मैंने नदियों का आपको ट्रिक बताया था, नदियों को लंबाई के आधार पर घटते क्रम में जब मैंने बताया था तो हमारा कोड क्या था? काली भागी अलक के संग, काली भागी अलक के संग। तो तीन सबसे लंबी नदियाँ, सबसे लंबी नदी हमारी काली, उससे थोड़ी कम लंबी यानी दूसरे नंबर पे हमारी भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर उसके बाद था काली भागी अलक के संग कोसी राम संग भागी, यानी चौथे नंबर पे हमारी नदी आती है कोसी। पांचवें पे आती है रामगंगा। रामगंगा कौन सी वाली? पश्चिमी रामगंगा। तो कहानी क्या थी नदियों को याद करने के लिए? काली भागी अलक के संग कोसी राम संग भागी। तो किसी ने मुझे ये कहानी बताई तो मैंने कहा तो इस तो को तो न पढ़ के मैंने टो पढ़ा। तो इस टो से कौन सी नदी बनी? तो इससे हमारी अगली नदी बनी टोंस नदी। तो ये कौन से नंबर की नदी हो गई? छठे नंबर की। तो टोंस के 100 से हमारी अगली 7वीं सबसे लंबी नदी बनाएगी हमारी उत्तराखंड की। 100 से नदी बनती है सरयू, और सरयू के यौ से हमारे उत्तराखंड की 8वीं सबसे लंबी नदी बनती है जिसे हम यमुना नदी कहते हैं। तो लंबाई के हिसाब से उत्तराखंड की 8वीं सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। ध्यान देंगे। तो जिसने वो नदियों को याद करने का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगा आपको, ज़रूर देखें। तो यमुना हमारे उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये हमारे 136 किलोमीटर। अगर यहाँ पर सवाल पूछ दे ये बताइए हमारी जो यमुना नदी है इसकी कुल लंबाई बताइए, तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1384 किलोमीटर। 1384 किलोमीटर। अब देखते हैं हमारी यमुना की कुछ सहायक नदियाँ, यानी कुछ नदियाँ जो इसमें मिलेंगी, जो इसके सहायक होंगी। तो इसमें प्रमुख सहायक नदी है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा के बाद है हनुमान गंगा। हनुमान गंगा, हनुमान गंगा के बाद है कमलगाड़, खतनुगाड़, भद्रीगाड़, और एक देहरादून की इसमें एक प्रमुख नदी मिलती है आसन नदी। और इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है हमारी टोंस नदी, जो इससे भी ज़्यादा पानी लेकर आती है इसमें। और टोंस नदी किन किन ग्लेशियरों से मिलकर बनती है? रूपिन और सुपिन ग्लेशियरों से मिलकर बनती है। और देहरादून में एक जगह है ढालीपुर या धालीपुर। तो यहाँ पर से ये देहरादून में जगह है धालीपुर, यहाँ से हमारी यमुना नदी राज्य से बाहर चली जाएगी, राज्य से बाहर चली जाएगी धालीपुर नामक जगह से, ढालीपुर। अगले सवाल पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं। हर्षिल पर्यटन स्थल ये कहाँ स्थित है? पूछा गया सवाल है, ध्यानपूर्वक आंसर देंगे। पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, ये इनमें से कोई नहीं। हर्षिल पर्यटन स्थल या पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दें, जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। हर्सिल पर्यटन स्थल या पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हर्सिल। तो ये पर्यटक स्थल है हमारे उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी आया है तो उत्तरकाशी के कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं, इसके कुछ अन्य नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो उत्तरकाशी का एक अन्य नाम है बाड़ाहाट, एक और नाम है इसका सौम्य काशी, एक और अन्य नाम है हमारे उत्तरकाशी का शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, बाड़ाहाट, सौम्यकाशी, शत्रुघ्न, ये सारे नाम किसके हैं? ये हमारे उत्तरकाशी के हैं। और यहीं पर अगर स्थापना पूछ दे कि उत्तरकाशी जिले की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 24 फरवरी 1960, 1960। तो 1960 में दो और जिले भी बने थे, उनके नाम जल्दी से बताइए आप लोग, जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। 1960 में हमारे 3 जिले बने थे उत्तराखंड के, तो जल्दी से बताएं सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। बद्रीनाथ हमारे भगवान विष्णु का पूजा स्थल में स्थापित प्रतिमा किस कुंड से प्राप्त हुई है? पार्वती कुंड, तप्त कुंड, सूर्य कुंड या नारद कुंड? पार्वती कुंड, तप्त कुंड, सूर्य कुंड या नारद कुंड? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। बद्रीनाथ में स्थापित प्रतिमा किस कुंड से प्राप्त हुई है? बद्रीनाथ में स्थापित प्रतिमा किस कुंड से प्राप्त हुई है? ये हमारे शंकराचार्य जी को प्राप्त हुई थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी को। जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। बद्रीनाथ में स्थापित प्रतिमा किस कुंड से प्राप्त हुई है? पार्वती कुंड, तप्त कुंड, सूर्य कुंड और नारद कुंड? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बद्रीनाथ में स्थापित प्रतिमा ये प्राप्त हुई हमें नारद कुंड से। नारद कुंड से ध्यान देंगे सभी लोग। अब कुछ जानकारियां हम अपने भगवान विष्णु के पूजा स्थल यानी बद्रीनाथ के बारे में देखते हैं। तो बद्रीनाथ का एक अन्य नाम है विशाल बद्री। विशाल बद्री कहते हैं इसे। कहाँ स्थित है ये? कौन से जिले में स्थित है बद्रीनाथ? तो ये हमारे चमोली में स्थित है। सतयुग में हमारे बद्रीनाथ का एक अन्य नाम और था मुक्तिप्रदा। तो सवाल पूछ सकते हैं निम्न में से किस तीर्थ स्थल को मुक्तिप्रदा भी कहा गया है? तो हमारे बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा भी कहा गया है। अगर पूछे समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित हमारा बद्रीनाथ, तो यह 3133 मीटर की ऊंचाई पर, 3133 मीटर की ऊंचाई पर। अगर पूछे बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो ये नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। किन पर्वतों के मध्य? नर और नारायण। तो यहाँ पर नर किनको किसका प्रतीक है और नारायण किसके प्रतीक हैं, ये सब लोग लिख के जरूर बताएं। अगला सवाल, अगर पूछे हमारा जो बद्रीनाथ है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये है हमारी अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर। अगर पूछें बद्रीनाथ मंदिर के कुल कितने भाग हैं, तो इसको टोटल 4 भाग हैं। वो चारों भाग में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहला भाग है गर्भगृह, जहाँ मुख्य प्रतिमा रहती है। एक भाग है इसका मंडप, तो 1 2। तीसरा भाग है इसका गुंबदाकार शिखर, गुंबद के आकार का शिखर। और चौथा भाग है इसका सिंह द्वार। जिसको भी ये पॉइंट नहीं याद है ज़रूर लिखिए, बहुत फायदा होगा आपको। कंप्लीट स्टडी चल रही है पेपर के माध्यम से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ के जो पुजारी हैं यानी जो यहाँ पूजा करते हैं वे कौन होते हैं? वे हमारे रावल ब्राह्मण होते हैं या रावल पुजारी होते हैं। ये किनके वंशज हैं? ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के वंशज हैं। और ये जो रावल पुजारी हैं
ये नंबूदरी ब्राह्मण है, नंबूदरी ब्राह्मण, ये ध्यान देंगे सभी लोग, नंबूदरी ब्राह्मण। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, ये पूछा गया सवाल है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो शीतकालीन अगर पूजा स्थल पूछें, जिसको पता है जल्दी से लिख भी सकते हैं, हमारे बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। तो शीतकालीन पूजा स्थल हमारे जोशीमठ में एक मंदिर है, नरसिंह मंदिर। हमारे बद्रीनाथ भगवान का जो शीतकालीन पूजा स्थल है जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सभी लोग ध्यान देंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। और रुद्रनाथ कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। रुद्रनाथ, हमने शिव जी के पूजा स्थल पढ़े थे जिनको हमने पंच केदार कहा था। तो उन्हीं पंच केदारों में एक पंच केदार ये भी है, एक केदार ये भी है। पंच केदारों को कैसे याद करें उसकी ट्रिक मैं पहले ही दे चुका हूं शुरुआत में ही, जिसने नहीं देखी तो जरूर देखिए। रुद्रनाथ कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो रुद्रनाथ इसका सही जवाब है। रुद्रनाथ हमारा स्थित है चमोली में। तो पंच केदार जब हमने पढ़े थे तो उसके दो कोड पढ़े थे हमने, एक था रुद्रप्रयाग के तुम, रुद्रप्रयाग के तुम, और दूसरा कोड था इसका चमोली रुक। रुद्रप्रयाग में 3 पूजा स्थल हैं, के से केदारनाथ, तू से तुंगनाथ, मौ से मदमेश्वरनाथ। रुद्रप्रयाग के तुम, के से केदारनाथ, तू से तुंगनाथ, मौ से मदमेश्वरनाथ। तो चमोली में 2 पूजा स्थल हैं, टोटल 5 केदार हो गए, 3 रुद्रप्रयाग में, 2 चमोली में। तो चमोली में रू से हो गया रुद्रनाथ, कौ से हो गया कल्पेश्वरनाथ। अब हमसे पूछा है रुद्रनाथ के बारे में, तो रुद्रनाथ कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, पंच केदार का एक हिस्सा है। अब पंच केदार में भी प्रथम केदार, द्वितीय केदार, तृतीय केदार अगर पूछते हैं तो ये हमारा जो रुद्रनाथ है वो बनता है हमारा चतुर्थ केदार, चौथे नंबर का चतुर्थ केदार बनता है। और जो जितने भी हमारे शिव जी के पंच केदार है वहां पर उनकी किसी न किसी अंग की पूजा होती है। तो रुद्रनाथ में रौद्र रूप, हमारे शिव जी के रौद्र रूप या मुख की पूजा होती है। ट्रिक वाले वीडियो में मैं A to Z कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ, ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर यहीं पर सवाल पूछते हैं जो हमारा रुद्रनाथ है इसका शीतकालीन पूजा स्थल बताइए, तो इसका शीतकालीन पूजा स्थल है गोपेश्वर मंदिर, गोपेश्वर मंदिर। और अगर रुद्रनाथ का एक अन्य नाम अगर पूछें तो इसका अन्य नाम हो जाता है पितृतीर्थ, पितृतीर्थ भी कहा गया इसे हमारे रुद्रनाथ को। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट जरूर नोट करे होंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। टिम्मरसैण गुफा निम्न में से किस घाटी में स्थित है? टिम्मरसैण गुफा निम्न में से किस घाटी में स्थित है? दारमा घाटी, व्यास घाटी, नीति घाटी या इनमें से कोई नहीं? दारमा, व्यास, नीति या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। दारमा, व्यास, नीति या इनमें से कोई नहीं? टिम्मरसैण गुफा, टिम्मरसैण गुफा, तो इसका सही जवाब है टिम्मरसैण गुफा हमारी स्थित है नीति घाटी में। और ये नीति घाटी है कौन से जिले में? ये हमारे चमोली में स्थित है। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, चमोली का स्थापना वर्ष बताइए सभी लोग। चमोली जिला हमारा कब बना है? तो इसके अलावा जो जो हमारी चमोली में गुफाएं हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ, ज़रूर लिखिए।
तो सबसे पहली गुफा है हनुमान गुफा। अगली गुफा है जो चमोली में स्थित है राम गुफा। अगली गुफा है मानेश्वर महादेव गुफा। मानेश्वर महादेव गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। अगली है गरुड़ गुफा। गरुड़ गुफा, ये सारी गुफाएं हमारी चमोली में स्थित है। अगली है हमारी गणेश गुफा। गणेश के बाद है हमारी व्यास गुफा, चमोली में स्थित। व्यास के बाद आता है स्कंद गुफा। स्कंद गुफा, उसके बाद आता है मुचकुंद। मुचकुंद गुफा। तो ये सारी गुफाएं हमारी कहाँ स्थित हैं? चमोली में स्थित है। टिम्मरसैंड तो हो गई, उसके बाद हनुमान गुफा, श्री राम गुफा, मानेश्वर महादेव गुफा, गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे और स्थापना वर्ष में बताएं सभी लोग जिसको पता है चमोली का। अगले सवाल पे चलते हैं। हेमकुंड साहिब में या हेमकुंड में किस गुरु ने तपस्या की थी? गुरु नानक देव जी, गुरु रामराय जी, गुरु गोविंद सिंह जी या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जरूर बताएं। हेमकुंड साहिब में किन गुरु ने तपस्या की थी? गुरु नानक देव जी, गुरु रामराय जी, गुरु गोविंद सिंह जी या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आज के पेपर का। हेमकुंड साहिब हेमकुंड साहिब में निम्न में से किस गुरु ने तपस्या की थी? तो इसका सही जवाब है हेमकुंड साहिब में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु हैं। तो इनके बाद गुरु कौन बने थे? तो इन्होंने कहा था, जो हमारी प्रसिद्ध किताब है, प्रसिद्ध धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, तो वही हमारे गुरु होंगे, उन्हीं के हिसाब से हम काम चलाएंगे। तो अंतिम गुरु या 10वें गुरु सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हेमकुंड में तपस्या की थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, हेमकुंड कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो हेमकुंड 7 पहाड़ियों से घिरा है। ध्यान देंगे, हेमकुंड तीर्थ का वास्तविक या आधुनिक रूप से किस वर्ष बसाया गया? तो 1930 में इसको आधुनिक रूप में बसाया गया है। हमारे गुरु, ये हमारे जो हेमकुंड साहिब है उसको 1930 में सही रूप से या आधुनिक रूप से बसाया गया है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है, ध्यान देंगे, हिमगंगा कहते हैं इसे। हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है, हिमगंगा नदी, हिमगंगा नदी। और यहाँ एक गुरुद्वारा भी स्थित है। ऑब्वियस बात है, सिख धर्म के हमारे गुरुजी आएंगे तो गुरुद्वारा जरूर होगा। और इसका एक अन्य नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, हेमकुंड साहिब का एक अन्य नाम भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जरूर लिखें। इसको कहते हैं लोकपाल भी कहते हैं इस स्थल को। लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है हमारे हेमकुंड साहिब को, लोकपाल तीर्थ, लोकपाल। अगले सवाल पे चलते हैं। नंदा देवी को किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल किया गया? के क्षेत्र को किस वर्ष विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? 1982, 1957, 2005 या इनमें से कोई नहीं? 1982, 1957, 2005 या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? जिसको भी आंसर पता है जरूर जवाब दें। नंदा देवी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नंदा देवी को विश्व विरासत में शामिल किया गया। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज,
क्योंकि इसका सही जवाब है 1988। 1988। तो राष्ट्रीय पार्कों के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखे ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका। तो अगर सवाल पूछे जो हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसका स्थापना वर्ष बताइए, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष है 1982। ये है कौन से जिले में? ये हमारे चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला सवाल ये पूछता है नंदा देवी आने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आधिकारिक रूप से नंदा देवी तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये पहुंचा था 1883 में, 1883 में। इसका नाम है डब्लू गार्डन। नंदा देवी पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आधिकारिक रूप से 1883 में कौन पहुंचा था? डब्लू गार्डन। और जो हमारा पार्क है उसका स्थापना वर्ष 1982 में आपको बता चुका हूँ। अगर पूछें पार्क का एरिया बताइए, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो नंदा देवी पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का हमसे पूछ ले मुख्यालय बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का मुख्यालय है हमारे जोशीमठ चमोली में। कहाँ स्थित है? जोशीमठ चमोली में। जोशीमठ चमोली में। अगले सवाल पे चलते हैं। वसुंधरा जलप्रपात या प्रपात किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। वसुंधरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। वसुंधरा जलप्रपात किस जिले में है? उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इसका एक और नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। वसुंधरा, इसको वसुधारा भी कहा जाता है। वसुधारा, कंफ्यूज नहीं होना, ये वही चीज है, एक ही चीज है ये। तो वसुंधरा जलप्रपात हमारे चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित है। ये हमारा माणा के आसपास पड़ता है। अगर पूछें इसकी ऊंचाई बताइए, जो जलप्रपात है, जलप्रपात माने झरना, तो इसकी ऊंचाई है 112 मीटर। ध्यान देंगे सभी लोग, 112 मीटर। अगला सवाल है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? केशव प्रयाग, सोन प्रयाग, गणेश प्रयाग या इनमें से कोई नहीं। केशव प्रयाग, सोन प्रयाग, गणेश प्रयाग या इनमें से कोई नहीं। प्रयाग वाला शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। उत्तराखंड की ट्रिक वाली टोटल 8 वीडियो है हमारी। इसमें बुग्याल ग्लेशियर, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, हमारी घाटियाँ और हमारे पंच केदार, पंचप्रयाग, नदियों की ट्रिक, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो सवाल है मंदाकिनी तथा अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? जिसको आंसर पता है, जिसने वो वीडियो देखी होंगी, वो तुरंत आंसर दे देंगे। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोड बनता है हमारा RAM। तो ए से तो अलकनंदा ठीक हो गया, एम से क्या हो गया? मंदाकिनी। तो आर से क्या बनता है? आर से हमारा बनता है और रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग, ध्यान देंगे सभी लोग। तो हमने सीखा था पंचप्रयाग वाला वीडियो। तो हमारे उत्तराखंड में प्रयाग तो बहुत सारे, लेकिन पंचप्रयाग 5 हैं। और उनमें एक नदी कॉमन है। कौन सी नदी? सभी में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा नदी कॉमन है। तो पंचप्रयागों को क्रम के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहला प्रयाग बनता है हमारा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। दूसरे नंबर पे हमारा बनता है नंदप्रयाग। तीसरे नंबर पे हमारा बनता है कर्णप्रयाग। चौथे नंबर पे हमारा बनता है, ये चतुर्थ प्रयाग किसे कहते हैं? रुद्रप्रयाग।
और 5वें नंबर पे हमारा बनता है देवप्रयाग। विष्णु प्रयाग प्रथम प्रयाग, द्वितीय प्रयाग हो गया नंद प्रयाग, तृतीय प्रयाग हो गया कर्ण प्रयाग, चतुर्थ प्रयाग हो गया रुद्र प्रयाग, और पांचवा या पंचम प्रयाग हो गया हमारा देव प्रयाग। तो ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, तो ये तीनों हैं हमारे चमोली में। रुद्र प्रयाग तो रुद्र प्रयाग में हो गया, और देव प्रयाग हो गया हमारे टिहरी जिले में। अब देखते हैं इन नदियों के संगम किन पर होता है। तो सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का कोड था VAD। तो वी से तो विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक हो गया। ए से हमेशा जो भी हम पंचप्रयाग पढ़ेंगे उसमें ए का मतलब होने वाला है अलकनंदा। तो डी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो डी का मतलब है यहाँ पर धौली गंगा, धौली गंगा। और यहाँ पर अलकनंदा नदी का एक और नाम मिलता है हमें, विष्णु गंगा भी कहा जाता है अलकनंदा को यहाँ पर विष्णु प्रयाग में। सभी लोग कंफ्यूज ना हो, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो विष्णु प्रयाग का कोड क्या है? VAD। वी से क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। ए से अलकनंदा। अलकनंदा सभी प्रयागों में दिखेगा हमें, जितने भी पंच प्रयाग, पंच माने 5 प्रयाग। और डी से क्या हो गया? धौली गंगा। कौन सी वाली? पश्चिमी धौली गंगा। तो दूसरा हमारा प्रयाग था नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग का कोड है NAN। तो इस N से तो नंद प्रयाग हो गया, ए से हमारा अलकनंदा हो गया, और N से हो गया हमारा नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, जिसने पुरानी वीडियो देखी होंगे वो तुरंत याद कर पा रहा होगा। तृतीय प्रयाग हमारा बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, और इसका कोड बनता है KAP। तो के से क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। ए से अभी बताया था मैंने, ए से अलकनंदा, और पी से हो गया हमारा पिंडर नदी। तो 3 प्रयाग हमारे निपट गए। अब आते हैं चौथे प्रयाग पे। तो चौथा प्रयाग तो अभी मैं बता ही चुका हूँ, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग का कोड है RAM। ये तो हमसे पूछा भी गया था। तो R से हो गया रुद्र प्रयाग, ए से अलकनंदा, M से मंदाकिनी, और अंतिम प्रयाग आता है हमारा देव प्रयाग। तो देव प्रयाग टिहरी में है, इसका कोड है DAB। डी से देव प्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी, भागीरथी। और देवप्रयाग माना ये वाला क्षेत्र देवप्रयाग है। ये यहाँ से मिली भागीरथी, और यहाँ से आई अलकनंदा। ये भागीरथी, ये अलकनंदा। यहाँ से जो नदी आगे बढ़ती है वो कहलाती है गंगा नदी। हमारी जो भागीरथी निकली वो गोमुख से निकली, भागीरथी नाम से। अलकनंदा निकली हमारे सतोपंथ ताल से। तो यहाँ पर मिल गए देवप्रयाग टिहरी में। जैसे ये दोनों नदियाँ मिलेंगी तो आगे जो नदी बढ़ेगी वो गंगा नाम से आगे बढ़ेगी। और आपको बता दें, उत्तराखंड में गंगा नाम से गंगा नदी केवल 96 किलोमीटर बहती है, केवल 96 किलोमीटर बहती है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर सोनप्रयाग भी दिया है। सोनप्रयाग तो आप बताएंगे, केशव प्रयाग भी आप लोग जरूर बताएं। तो मैं आपको एक ये बता देता हूँ, गणेश प्रयाग बता देता हूँ। तो गणेश प्रयाग में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इस वजह से इसका कोड था GBB। जी से गणेश प्रयाग, बी से भागीरथी, बी से भिलंगना। केशव प्रयाग का कोड जरूर याद होगा, KAS था। केशव प्रयाग याद करिए, तुरंत बताइए। केशव प्रयाग और सोन प्रयाग आपके लिए होमवर्क है। अगर पता अभी पता है तो अभी बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश प्रयाग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर हमारा टिहरी डैम बना है वहीं पर गणेश प्रयाग था पहले। तो ये प्रयाग हमारा समाप्त हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। शिव जी के 5 पूजा स्थल थे, उन्हीं में से एक पूजा स्थल है हमारा तुंगनाथ। रुद्र के तुम, रुद्र प्रयाग के तुम, कैसे केदारनाथ, तू से तुंगनाथ, मौ से मधमेश्वरनाथ। तो तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? नंदा देवी, कंडोलिया, चंद्रनाथ, या इनमें से कोई नहीं? नंदा देवी, कंडोलिया, चंद्रनाथ, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? नंदा देवी, कंडोलिया, चंद्रनाथ, या इनमें से कोई नहीं? जिसको भी आंसर बताए तुरंत बताएं। तुंगनाथ, तुंगनाथ, तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तुंगनाथ हमारे शिवजी का पूजा स्थल है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है?
चंद्रनाथ, या इसका एक और नाम है चंद्रशिला। चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। शिव जी के 5 पूजा स्थल थे, तो उनमें जो तुंगनाथ है हमारा, तुंगनाथ, शिव जी के 5 स्थल पूजा स्थल थे। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कौन से नंबर का केदार है? तो ये है, इसको कहते हैं तृतीय केदार। ये कौन से जिले में है अगर पूछे, रुद्रप्रयाग है तो कोड हम देख ही चुके हैं। तो शिव जी के जितने भी केदार पूजा स्थल हैं, वहाँ किसी न किसी अंग, किसी न किसी हिस्से की पूजा होती है। तो तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। किन की पूजा होती है? भुजाओं की पूजा होती है। क्योंकि पांडवों से नहीं मिलना चाह रहे थे हमारे शिव जी, तो उन्होंने बैल रूप धारण किया था। अगर पूछें ये तुंगनाथ मंदिर है किस शैली में बना हुआ है, तो ये हमारे कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कत्यूरी शैली में बना है। उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। पंच केदारों में तो है सबसे ऊंचाई पर। उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? हमारा तुंगनाथ मंदिर स्थित है। तो कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3680। और इसके पास में ही एक प्रसिद्ध शिला है, ध्यान देंगे, इस शिला का नाम है रावण शिला। रावण शिला, ध्यान देंगे सभी लोग। और अगर पूछें ये जो हमारा तुंगनाथ है इसका अन्य नाम बताइए, तो इसका एक अन्य नाम है हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र, ध्यान देंगे सब लोग, हरिहर क्षेत्र। अगले सवाल पे चलते हैं। मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है? मदमहेश्वरनाथ, ये भी हमारे शिव जी का पूजा स्थल है। ये किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रनाथ, चौखंबा, कंडोलिया या नंदा देवी? चंद्रनाथ, चौखंबा, कंडोलिया या नंदा देवी? मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है? मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है? मदमहेश्वरनाथ, इसे मध्येश्वर भी नाथ भी कहते हैं। मदमहेश्वरनाथ ये हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो मदमहेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है, किस पर्वत शिखर पर स्थित है? इसका सही जवाब है चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग के जो केदार थे हमारे, उनका कोड क्या था? और रुद्र के तुम, पंच केदार वाला वीडियो देखिए, काम हो जाएगा। तो केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ। तो मदमहेश्वरनाथ कहाँ स्थित है? हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो पंच केदार थे, तो ये कौन से नंबर का केदार अगर पूछें, तो ये है हमारा द्वितीय केदार। द्वितीय केदार। अब शिव जी की जो पूजा स्थल है वहाँ किसी न किसी अंग की जरूर पूजा होती है। तो यहाँ पर पूजा होती है नाभि वाले अंग की। नाभि की पूजा होती है। ध्यान देंगे, किसकी पूजा होती है? नाभि की पूजा होती है। अगर पूछें ये बताइए, ये जो हमारा मंदिर है मदमहेश्वरनाथ, ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये हमारे पांडव शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? पांडव शैली में। और अंतिम सवाल जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, अगर पूछें इसका शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। जो मदमहेश्वरनाथ है इस मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। तो इसका सही जवाब है ऊखी मठ। ऊखी मठ, ये भी हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है, ऊखी मठ। अगले सवाल पे चलते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रानीखेत, मसूरी, माणा, रुद्रप्रयाग। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रानीखेत, मसूरी, माणा या रुद्रप्रयाग? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रानीखेत, मसूरी, माणा, रुद्रप्रयाग? जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। क्यों फेमस है? ये हमारे भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है। शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर। अब थोड़ा केदारनाथ मंदिर के बारे में देखते हैं। तो केदारनाथ में देखो, पंच केदार में प्रथम केदार कौन सा है? प्रथम केदार कौन सा है? केदारनाथ है। कहाँ स्थित है अगर पूछें, ये किस जिले में स्थित है? और रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो हर जितने भी हमने केदार देखे उनमें कोई ना कोई अंग की पूजा होती है। तो केदारनाथ में शिव जी के जो उन्होंने बैल रूप धारण किया था उसके पृष्ठ या पीठ या कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है। कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है, ध्यान देंगे, या पृष्ठ भाग की। अगर पूछें जो हमारा केदारनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार, ये जीर्णोद्धार किसने करा है? तो हमारे केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करा है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करा है। अगले कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जरूर पूछते हैं। हमारे भगवान जो बद्रीनाथ, ये हमारे केदारनाथ हैं, इनके जो रक्षक देवता हैं वो कौन कहे जाते हैं? तो इनके रक्षक देवता हैं और रक्षक हैं भैरव देवता। तो इनके रक्षक माने जाते हैं हमारे भैरव देवता। और पूजा में जो हमारे केदारनाथ में जो पूजा होती है वहाँ पर ब्रह्म कमल नाम का पुष्प चढ़ाया जाता है, जो हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो सभी लोग के लिए एक सवाल है, जो हमारा ब्रह्म कमल है उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। अगला सवाल, तो वैज्ञानिक नाम बताइए ब्रह्म कमल का। तो अगला सवाल है केदारनाथ में समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है अगर पूछें? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर। 3584, 3584 मीटर की ऊंचाई पर। अगर पूछे ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है? हमारा जो केदारनाथ है ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो ये है भरतखंड और खर्चाखंड पर्वतों के मध्य स्थित है। खर्चाखंड पर्वतों के मध्य स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, वैसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी पुराने प्रैक्टिस सेट में। अगर ये पूछे ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो हमारा जो प्यारा केदारनाथ मंदिर है वो कत्यूर शैली में बना हुआ है। अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर समिति पूछे कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर समिति बताइए। तो केदारनाथ मंदिर समिति है हमारी ऊखीमठ में। और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ? आजादी के ठीक अगले साल यानी 1948 में हुआ। अगला बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है यहाँ, उस मेले का नाम है अन्नकूट मेला, या इसी मेले को कहते हैं भतूज मेला। भतूज मेला, ध्यान देंगे सभी लोग। और कुछ प्रसिद्ध यहाँ पर कुंड भी स्थित हैं, कुंड या ताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। सबसे पहले है शिव कुंड, उसके बाद है रुधिर कुंड, लाल रंग का है तो रुधिर है। अगला है यहाँ पर जो स्थित कुंड है अमृत कुंड, अमृत कुंड। इसके बाद अगला जो कुंड हमारे यहाँ स्थित है, केदारनाथ में स्थित है, रेतस कुंड, रेतस कुंड। उसके बाद अगला कुंड है उदक कुंड, उदक कुंड। कौन कौन से कुंड हैं? शिव कुंड, रुधिर कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड और उदक कुंड, उदक कुंड। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम सवाल है, तो नाग टिब्बा ये स्थल कहाँ स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? एक पर्यटक स्थल है, पूछा गया सवाल है इस वजह से। नाग टिब्बा कहाँ स्थित है? पौड़ी, टिहरी, चंपावत या देहरादून? पौड़ी, टिहरी, चंपावत या देहरादून? जिसको भी आंसर पता है ज़रूर बताएं, तुरंत बताएं। और अभी जैसे पेपर समाप्त होगा तुरंत इसका रिवीजन भी देखेंगे हम लोग। आप लोग को ये सीरीज अगर हमारी पसंद आ रही है, परीक्षा वाणी के वीडियो हो गए, परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट,
आधुनिक भारत बस हमारा समाप्त हो चुका है, फिर नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम। और ये जो हमारे उत्तराखंड के विविध प्रश्नों का टेस्ट चल रहा है, ये चीज़ अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर लिखकर हमें बताएं, इनको शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाग टिब्बा स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है, ये स्थल स्थित है हमारा टिहरी में स्थित है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, अगर जिसको अभी पता है तो अभी बता दें, या होमवर्क के लिए एक सवाल है, बाद में लिख सकते हैं। आपने ये बताना है, ये लाल टिब्बा एक जगह है, लाल टिब्बा ये कहाँ स्थित है, ये बताना है आपने, लाल टिब्बा। तो पेपर समाप्त हो गया हमारा। एक बार तुरंत जितने भी सवाल थे हमारे उनका रिवाइज कर लेते हैं हर पेपर की तरह। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ 1965 में, और इसी के अंतर्गत एक हमारा संग्रहालय है, हिमालयन संग्रहालय, वो भी कब बना? 1965 में बना। अगला सवाल, गंगोत्री जो हमारा उत्तरकाशी मंदिर है, इसका शीतकालीन पूजा स्थल किस मंदिर में स्थित है? मार्कंडेय मंदिर। और गांव पूछेंगे तो मुखवा गांव। अगला सवाल है, किस नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी। अगला सवाल है, हर्षिल पर्यटक स्थल, हर्षिल पर्यटक स्थल हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी का अन्य नाम क्या क्या देखे थे हमने? बाड़ाहाट, सौम्यकाशी और शत्रुघ्न। अगला सवाल है, बद्रीनाथ हमारे भगवान विष्णु का पूजा स्थल, यहाँ जो प्रतिमा लगी है ये किस कुंड से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई हमारे शंकराचार्य जी को नारद कुंड से। अगले सवाल पे, रुद्रनाथ हमारे शिव जी का पूजा स्थल, जो पंच केदारों में चतुर्थ केदार है, जहाँ रौद्र रूप की पूजा होती है, जो चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। कोड क्या था? चमोली और रुक, रौ से रुद्रनाथ, कौ से कल्पेश्वरनाथ। अगला सवाल है, टिम्मर सैण गुफा किस घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नीति घाटी। नीति घाटी यानी चमोली में। इसके अलावा अन्य अन्य कौन कौन सी गुफाएं थी? हनुमान गुफा, राम गुफा, मानेश्वर महादेव गुफा, गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद, मुचकुंद, ये सभी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हमारे चमोली में स्थित हैं। अगला सवाल है, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड, यहाँ हमारे किस गुरु ने तपस्या करी थी? हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी यहाँ। अगला सवाल, नंदा देवी जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है 1982 वाला, इसको विश्व विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है 1988। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कब बना? 1982 में। अगला है, वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात हमारे स्थित है चमोली में स्थित है। चमोली में माणा के पास स्थित है, चमोली में माणा के पास। अगला सवाल, हमारे प्रयागों से मंदाकिनी क्या कहते हैं? ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं, इसका कोड है RAM। ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी, आर से और रुद्रप्रयाग, फिर एक VAD था और DAB था, याद आ रहा होगा आपको। अगला सवाल है, तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? हमारे शिवजी का पूजा स्थल तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? ये चंद्रनाथ या चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। अगला हमारा शिवजी का एक और पूजा स्थल मधमेश्वरनाथ किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित है। मधमेश्वरनाथ चौखंबा पर्वत पर। और चंद्रनाथ पर कौन सा स्थित है? हमारा तीसरा केदार, तृतीय केदार, यानी इससे पहले वाला तुंगनाथ। तो मधमेश्वरनाथ किस पर्वत पर स्थित है? तो ये स्थित है चौखंबा पर्वत पर, जिसे द्वितीय केदार भी कहते हैं, और जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो हमारे केदारनाथ भगवान का शीतकालीन पूजा स्थल है, जिन्हें प्रथम केदार भी कहते हैं। अगला सवाल है, नाग टिब्बा स्थल ये कहाँ स्थित है? तो नाग टिब्बा स्थित है हमारे टिहरी में। और आप लोग के लिए घर के लिए एक सवाल है, लाल टिब्बा कहाँ स्थित है? ये जरूर बताएं सभी लोग। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।